नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए हरि भटनागर द्वारा रचित कहानी सेवड़ी रोटियां और जले आलू। खुशी के उस क्षण को दर्ज कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बस इन्हीं शब्दों में कहा जा सकता है कि जब नगीना सेठ के यहाँ से शादी का खाना बतौर बायना भेजा गया तो वह इन चीजों को देखकर इतना खुश हुई कि उसके मुंह में पानी आ गया। खाना क्या था, तरह तरह की चीजें, पूड़ी, कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी, 4-5 तरह की सब्जियां, रायता, बूंदी, काले जाम वगैरह वगैरह। उसने जल्दी जल्दी उन चीजों को समेटा और कमरे के उस कोने में, जिसे रसोई कहा जा सकता है क्योंकि इसी जगह पर खाना बनता है और रखता है, रखते रखते उसने एक बार फिर उन चीजों को गौर से देखा और जो तरह तरह की खुशबू बिखेर रही थी उसकी आंखें फैली की फैली रह गई। जाहिर है कि उसके मुंह में पानी भर आया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। हालांकि वह सोच चुकी थी कि उन चीजों को चख जरूर लेगी। उसने बच्चे को भी कुछ नहीं दिया। वह जिद कर बैठा। उसने उसे समझाया कि बाबूजी को आने देगी। वह ठनक गया, जमीन पर लौटने लगा। उसने उसकी परवाह भी नहीं की। जिस धुन के हवाले वह हो गई थी उसमें बहते हुए उसने एक बार फिर सोचा कि जब आदमी आएगा तो चौंक जाएगा, साफ सुथरा घर और स्वादिष्ट भोजन देखकर भौरा जाएगा। यह सोचते सोचते उसने झाड़ू उठाई और कमरा झाड़ने में लग गई। कमरा बहुत छोटा था, 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा और करीब करीब 8 फीट ऊंचा, लेकिन उसमें ना लंबाई दिखती थी और ना चौड़ाई और ना ही ऊंचाई। अगड़म बगड़म चीजों ने जगह को घेर रखा था। 2 खाटें थी जिनकी बात झूलती हुई जमीन को छू रही थी। खाटों के ऊपर यानी सिर पर रजाई, कतरी, कंबल लटक रहे थे। खाटों के बाजू में रसोई शुरू होती थी। सैकड़ों डिब्बे डिब्बियां, साबुत टूटे फूटे और जंग खाए हुजूम शुरू होता था। चूल्हे के आगे राख और कोयले का ढेर था। चूल्हे पर जली अजली लकड़ियां रखी थी। खाना बन चुकने के बाद चूल्हे पर लकड़ियां इसलिए रख दी जाती थी कि गीली लकड़ियां सूख जाएं। चूल्हे के सामने वाले कोने पर मोरी थी जिसमें कीचड़ का एक बड़ा समूह बाई थी। मोरी के मुहाने पर 8-10 ईंटें जमाई थी जो करीब करीब पानी कीचड़ में आधी डूबी थी। मोरी के ऊपर तान में अल्लम गलम चीजें यानी 4-6 चेले, 15-20 कंडे, टूटे छाते, जर्जर रजाइयां, ईंटें भरी हुई थी। मोरी से थोड़ा हटकर खाट के सामने वाली दीवार पर देवी देवताओं और फिल्मी हीरो हीरोइन के कैलेंडरों का रेला था। दीवार कहीं से नजर नहीं आती थी, लगता था कैलेंडर की दीवार है। धुएं और सीलन से कैलेंडर का असली रंग रूप दब मिट सा गया था। कैलेंडरों के बीच में एक आला था, तेल से चिकट होता हुआ। आले के कौर पर ही संध थी। उसमें 20 जली अधजली अगरबत्तियां और उसकी सीखें खुशी थी। आले में फ्रेम जड़ा शंकर भगवान का चित्र था जिसे आधे कीड़े खा गए थे। आधा जो बचा था उसे पानी के छींटों, अगरबत्तियों के धुओं और चंदन रोली की छापों ने ढक लिया था। दरवाजे पर बच्चे का झूला था जिसकी डोरियां गांठदार थी। वह कमरा झाड़ती जा रही थी और कूड़ा दर कूड़ा निकलता जा रहा था। खाट के नीचे कूड़ा, डिब्बे डिब्बियों पर कूड़ा, मोरी पर कूड़ा, किवाड़ के नीचे कूड़ा। हैरान रह गई, घर में इतना कूड़ा आखिर आया कहाँ से? और वास्तव में घर में जैसे कूड़े के अलावा कुछ था ही नहीं। ओढ़ने बिछाने, खाट, बर्तन, भांडे सब कूड़ा हो रहे थे। कूड़े करकट को तो झाड़कर निकाला जा सकता है, लेकिन इन सामानों को कैसे निकाला जाए? नहीं, इन सामानों को वह नहीं फेंक सकती। यही तो उसकी घरिस्ती है, 20 सालों की जमा पूंजी। उन्हीं ने उसे जिलाए रखा, अब वह उन्हें फेंक क्यों दे? सब सामानों को झाड़ पहुँच कर जमाने लगी। खाटे उसने बाहर धूप में पटकी, उन पर 20 लठ जमाए। खटमलों का एक बड़ा सा कुनबा ना जो निकल जाने पर खाट के नीचे मचलता सा नाराजगी जतला रहा था। गालियां देते हुए उसने सबको पैर के अंगूठे से मसल डाला और खाटों को फिर उन्हीं जगह पर जमा दिया। रसोई के बर्तन, भांडे और डिब्बे डिब्बियों को रगड़ रगड़ कर साफ किया। राख और कोयले हटाए, मोरी पर झाड़ू फेरी। दीवार के कैलेंडर और आले के भगवान जी को उसने नहीं छुआ। लग रहा था कि उसने छुआ तो सब कुछ ढह जाएगा। फिर दीवार को ढकने के लिए भी तो कुछ चाहिए। कहाँ से लाएगी वह कैलेंडर? फिर ये कैलेंडर उसके अपने आदमी की पसंद है। इन सबको देखकर थकान में टूटे होने के बाद भी वह कभी कभी बदमाशी से मुस्कुराता है, अजीब तरह की सिसकियां भरता है और उसे कैलेंडर की हीरोइन कह बैठता है। प्यार करता है, चूमता है और ऐसा ना हो कि कैलेंडरों को हटाते ही वह आदमी के दिल से हटा दी जाए। ऐसा सोचते ही वह घबरा गई, लेकिन कैलेंडरों की सही सलामत देखकर वह बहुत खुश हुई कि उसने उसके आगे सर नवा दिया। सिर नवाते नवाते जिस बात का ख्याल आया कि वह
था गोबर से घर को लीपना। लीप देने से घर का हुलिया बदल जाएगा। यह सोचते ही वह घर से बाहर निकली और पड़ोस से गोबर ले आई और फुर्ती से फर्श लीपने लग गई। सफाई के बाद भी झुंझुरे कीड़े थे जो उछल-कूद लगा रहे थे। गोबर मिट्टी से उसने कोने अंतरों के छेद बिल बंद कर दिए, लेकिन झिंगुर कीड़े थे जो खाट और जहां जहां जगह मिलती जाती थी समाते जा रहे थे। जैसे सामानों की तरह उनका भी वजूद घर से जुड़ा है, हटाए नहीं जा सकते। कीड़ों को उसने उंगलियां चटकाकर उच्छिन्न हो जाने का श्राप दिया और मोरी पर आकर हाथ धोने लग गई। गोबर मिट्टी छूटते ही हाथ साफ निकल आए, उनमें चमक आ गई। उसने चिड़ियों में फंसी गोबर मिट्टी निकाली और कोहनियों तक धोया। कोहनियां धोते धोते यकायक गुदगुदी होने लगी। उसका आदमी जब उसे प्यार करता है तो कोहनियों पर हाथ फेरता है। धीरे धीरे वह मुस्कुरा दी। आज भी वह अपने आदमी को प्यार करेगी, उसकी कोहनियों पर हाथ फेरेगी। यह सोचते सोचते उसके सामने उसके आदमी की शक्ल तैर गई। आदमी प्रेस में कॉम्पोजिटर है और बहुत ही दुबला पतला, हड्डियों का ढांचा। लगता है कि अंतहीन काम ने उसकी हड्डियों का मांस गला दिया हो और उसकी जगह थकान और टूटन भर दी हो। हर वक्त निढाल रहता और उनिंदा। उसके सूखे और भावहीन चेहरे पर नींद से बोझिल और कीचड़ बड़ी होती, मानो प्रेस के काम ने उन्हें सोने और कीचड़ साफ न करने की सजा दे रखी हो। घर में हर वक्त खाट पर पड़ा रहता, मुंह बाए, खुली पलकों राल टपकाता, सोता रहता। जागता तो उनंदी आंखों से आप पलक कहीं खोया रहता। यकायक उसे लगा कि उसका आदमी आ गया, लेकिन सिर झटक कर सोचा कि नहीं, इस वक्त कैसे आ जाएगा, अभी तो सांझ हो रही है। वह तो रात आधी रात तक आता है। साइकिल खड़खड़ाता, घंटी टुनटुनाता। झाँक कर देखा तो पड़ोस का आदमी था। साइकिल खड़खड़ाता निकला था। सांझ होते होते उसने घर करीने से सजा दिया और जब उसने ढिबरी जलाई तो बच्चे का ध्यान आया जो बाहर जमीन पर सो गया था। ध्यान आया कि उसने तो उसे कुछ खाने को दिया ही नहीं। यह सोचते ही वह भीग सी गई अंदर तक। उसने बच्चे को उठाया और उस पर चुंबनों की बौछार सी कर दी। वह रोआसी हो आई। मन हुआ कि बच्चे को जगा दे और खाना खिलाए, लेकिन यह सोचकर रहने दिया कि बाप के आने पर जगाएगी तभी खा लेगा। अभी मुमकिन है जगने पर रोने लगे। उसने बच्चे को खाट पर लिटाया और बच्चे के ख्याल में डूबी डूबी बाहर ड्योरी पर आकर बैठ गई। आज वह घर की साफ सफाई से इंतहा खुश थी। उस पर नगीना सेठ के घर से आया खाना। इस सोच के से उसकी भूख जाग गई। एकाएक लगा पेट की आंतों ने करवट ली। खौलता पानी दौड़ गया। उसने तो सवेरे से कुछ खाया भी नहीं। पेट पर हाथ फेर घुटनों पर हथेलियां टिकाकर वह उठी और बच्चे के पास आ खड़ी हुई। बच्चा उघाड़ी खाट पर तेज तेज सांस लेता हुआ मुंह बाए सो रहा था। चमड़ी उसकी गंदी और इतनी झीनी थी कि सीने की एक एक हड्डी गिनी जा सकती है। सांस के साथ नीचे दबकर ऊपर की हड्डियां चमड़ी जैसे टकराती। लगता कि चमड़ी ना हो, बरसात की पन्नी हो। बच्चे के सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरते फेरते वह भी खर्राटे भरने लगी। बाहर कुत्ते के भौंकने से उसकी नींद टूटी। चौकर बैठी। रात गाढ़ी हो रही थी। कमरे में मच्छरों का हल्ला तेज हो रहा था। एक पल को बाहर आकर खड़ी हुई तो बहुत बड़ा चांद दिखा जो कांपता हुआ पेड़ों के ऊपर उठ रहा था और इतने करीब लग रहा था जैसे उसके घर में घुस आएगा। थोड़ी देर में साइकिल की घंटी सुनाई दी। साइकिल खड़खड़ाई। उसका आदमी आ गया था। रोज की तरह वह एकदम निढाल और जैसे साइकिल और दिन भर ने काम से उसका सत्व ही खींच लिया। उसके बाद भी वह उनसे किसी तरह जूझता घर आ पहुंचा। दीवार से साइकिल टिकाकर वह झुके कंधों पल भर को खड़ा रहा, स्थिर सा, मानो साइकिल ने उसे थका दिया और अब वह उससे राहत पाया हो। गहरी सांस छोड़ता वह बड़ा, अपने को घसीटता हुआ सा चूल्हे के सामने आ बैठा। थकी उनंदी आंखें खाने का इंतजार करने लगी, जैसे कह रहा हो जल्दी खाना दे, नहीं तो वह वहीं सो जाएगा। पत्नी ने हुलसते हुए थाली सजा कर दी तो उसकी सूनी आंखों खाना देखकर सब कुछ अपनी लंबी हड्डी उंगलियों ने मोड़ डाला। सुस्त हाथ से बड़े बड़े कौर बनाकर धीरे धीरे खाने लगा। चपर चपर झपकते हुए लग रहा था हाथ में दम ही ना हो। पत्नी हैरत में पड़ गई। सोचा कुछ था और हो कुछ और रहा है। उसके दिल में आग सी जलने लगी, लेकिन उसने जब्द कर लिया। डिबरी की पीली रोशनी में आदमी को देखती जा रही थी, एकदम लस्त। आंखें बंधी, हाथ था जो मशीनी तौर से मुंह तक जाता और उसके बाद फिर दोबारा थाली पर, फिर मशीनी तौर से मुंह पर जाता। प्रक्रिया काफी देर तक चलती रही। जब हाथ को थाली में कुछ नहीं मिला तो उसने मुंह खोला और छत की और ताक कर ढेर सारा पानी पी डाला। बाद में उसने थाली में हाथ धोए, कुल्ला किया, पैजामे के पाइचे से झुककर नाक पहुंची और लंबी डकार लेकर खाट पर किसी सूखी डाली की तरह गिर पड़ा और धीरे धीरे आंखें मिचली। पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने उसे झिंझोर डाला। सेठ नगीना के यहाँ से पकवान आए तो कुछ बोला ही नहीं, चर गया जानवरों की तरह। आदमी चौंक कर कोने के बल उठता, शहर से बोला, सेठ नगीना के यहाँ से पकवान? जैसे उसे विश्वास ही ना हो। यकायक बोला, तूने दिया क्यों नहीं?
पत्नी ने आंखें तैर कर झुंझुलाते हुए बोली, अरे तूने खाना खाया क्या? पकवान ही तो थे। आदमी ने कोहनियां ढीली छोड़ दी और मुर्दार आवाज में कहा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। उसने बुरा सा मुंह बनाया कि मुझे तो लगा वही है, सेवड़ी रोटियां और जले आलू। औरत का दिल बैठ गया, उसने अपना माथा पीट लिया और जोर से रो पड़ी। तो यह कहानी थी हरि भटनागर द्वारा रचित सेवड़ी रोटियां और जले आलू।